हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं इसका एसिटिलीकरण। अब एसिटिलीकरण क्या होता है इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एसिटिल ग्रुप क्या है इसमें, पहले ये जान लीजिए। ये इसमें CH3CO इसको कहा जाता है एसिल समूह। एसिल समूह कहने का मतलब कि एसिटिलीकरण क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिसमें कम से कम एक एसिल समूह उपस्थित हो, उसी के माध्यम से ही एसिटिलीकरण होता है। जैसे आपका ये है एसिड हैलाइड। जितने भी एसिड हैलाइड होते हैं, चाहे वो इथेनॉल क्लोराइड हो, मेथेनॉल क्लोराइड हो, प्रोपेनॉल क्लोराइड हो, सब में एक एसिड समूह उपस्थित होता है। ये देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड कहने का मतलब जितने भी एनहाइड्राइड होते हैं, जितने भी एसिड हैलाइड होते हैं, सब में एक एसिड समूह प्रेजेंट होता है। तो एसिड समूह जो है वो CH3CO होता है, इसको एसिल ग्रुप कहा जाता है। और ये जितने भी एसिड हैलाइड होते हैं उसमें होता है, और जितने भी एनहाइड्राइड होते हैं उसमें होता है। तो एसिटिलीकरण हमें किससे कराना है, या तो एसिड हैलाइड लेंगे ये, और या तो एनहाइड्राइड लेंगे। तो देखिए ये आपका फिनाल हो गया। फिनाल के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, फिनाल से ही क्रिया करानी है। फिनाल हो गया। एसिल समूह इसमें उपस्थित है, ये पूरा है एथेनॉइल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम है एथेनॉइल क्लोराइड और सामान्य नाम है एसिटिल क्लोराइड। तो ये देखिए बना क्या आपका फेनिल एसीटेट। क्या बना? फेनिल एसीटेट बन गया। देखिए ये एस्टर है, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब कोई एसिड और जब कोई बेस, ये देखिए एसिड हैलाइड है तो इसमें एसिड है, और ये क्या है फिनाल बेस है। एसिड और बेस यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एक एल्कोहल हो, जब दोनों क्रिया करते हैं क्या प्राप्त होता है? एस्टर। देखिए हमें एस्टर मिल गया, फेनिल एसीटेट, ये एस्टर है और ये साइड प्रोडक्ट है आपका। तो ये हो गई एसिटिलीकरण। इसमें देखिए क्या हुआ, एसिल समूह का योग हुआ है, जुड़ गया है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? एसिटिलीकरण। दूसरा देखिए ये आपका फिनाल है, ये तो मेन कंपाउंड है, आपको इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा हमने क्या ले लिया? एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इसी का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये साधारण नाम है, ये IUPAC नाम है। अब इसके प्रेजेंस ऑफ एस्टिकम, इसकी उपस्थिति में क्रिया हुआ तो देखिए इसमें दो एसिल समूह है। एक एसिल समूह तो कन्वर्ट हो जाएगा एस्टिक अम्ल में, ये आपका एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड एक किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटिक अम्ल में। और IUPAC नाम इसका क्या है? एथेनोइक एसिड इसमें कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो एसिड समूह था वो किससे जुड़ गया? फिनाल से। और जब ये दूसरा एसिड समूह फिनाल से जुड़ जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? एस्टर, फेनिल एसीटेट। फिर देखिए नेक्स्ट है एल्कलीकरण। ये था एसिटिलीकरण, एसिड समूह जुड़ा। ये है एल्कलीकरण, इसमें क्या जुड़ेगा? आर का मतलब एल्किल ग्रुप। कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये एल्किल समूह इसमें जुड़ेगा, कैपिटल R जुड़ेगा। तो देखिए इसका हमने साल्ट ले लिया। किसका साल्ट ले लिया? फिनॉल का, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया। और इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया? आइडोमेथेन के साथ इसको हमने क्या किया? गर्म किया। तो ये देखिए एक साल्ट है, किसका साल्ट है? फिनॉल का। और ये एल्किल हैलाइड है, तो ये NaI, ये स्टेबल होता है, ये NaI के रूप में, सोडियम आयोडाइड के रूप में निकल जाएगा। और जो CH3 है एल्किल ग्रुप, वो किससे जुड़ जाएगा? फिनॉक्साइड से। यानी कि ये बन गया मेथिल फेनिल ईथर। ये आपका हो गया एक ईथर बन गया, कंपाउंड ईथर। और ये आपका साइड प्रोडक्ट हो गया सोडियम आयोडाइड। फिर है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? कल भी हमने आपको बताया, किसी भी एलिमेंट से, कोई एलिमेंट हो या क्या हो, कंपाउंड हो,
इन दोनों में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का योग करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी तत्व अथवा यौगिक से ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए हमें ऑक्सीकरण कराना किसका है, फिनाल का। ये फिनाल का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए हम आपको पहले भी बता रखे हैं कि कोई ना कोई ऑक्सीकारक चाहिए। और ये देखिए दो स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। दो ऐसे रिएजेंट है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो चाहे आप ये लगाइए या इसको लगाइए, दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक है। और प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ये क्या बन जाएगा, पैराबेंजोक्विनोन। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसका पैरा पोजीशन वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बन जाएगा पैराबेंजोक्विनोन। और उसके पहले ये देख लिए, इसका जो साधारण नाम है एनिसोल, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एनिसोल के नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फिनाल के ऑक्सीकरण पे क्या प्राप्त होता है, पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन आपको पहले ही बताए हैं। हैलोजिनेशन क्या होता है, किसी भी, वैसे यहाँ पर हैलोजनीकरण किसका कराना है, एरोमेटिक कंपाउंड में आपको हैलोजन का कराना है। जैसे ब्रोमीन हमने ले लिया और यहाँ पर कोई भी लुईस हमने नहीं लिया है, जैसे LCl3 FeCl3 ये सब नहीं लिया है। तो आपको करना क्या है कि चूंकि ये ओपी डायरेक्टिव है, कैसा ग्रुप है ये, ओपी डायरेक्टिव है। ओपी डायरेक्टिव, ओपी डायरेक्टिव का मतलब ये दो उत्पाद बनाता है। तो जहां जहां अल्फा पैरा पोजीशन है वहां वहां ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगी। ये तो आपका फिनाल हुआ। और ये जो OH है ये ओपी डायरेक्टिव है, इसलिए इसमें यहाँ पर देखिए ये आर्थो और पैरा, इन तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ गया और बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। और ये इसका साइड उत्पाद हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर कोई भी लुईस एसिड लगा दिया जाए, जैसे आपका FeCl3 है या AlCl3 है, तो कौन सा उत्पाद बनेगा, ओपी डायरेक्टिव, यानी कि एक उत्पाद बनेगा आर्थो और दूसरा क्या बनेगा, पैरा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रीकरण। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण नाइट्रेशन देखिए क्या होता है। चलिए पहले हम फिनाल लिख लेते हैं, इसी का नाइट्रीकरण कराना है OH, और नाइट्रीकरण कराना है तो नाइट्रिक अम्ल भी लगेगा। इसमें देखिए दो कंडीशन बनेगा, अगर इसको हम डाइल्यूट कर देंगे देखिए तब क्या बनता है, और कंसंट्रेट कर देंगे तो क्या बनता है। और ये किसकी उपस्थिति में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कहने का मतलब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो OH माइनस और NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि इस पर अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, इसके आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। जब ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से निकलेगा एक H प्लस, और ये H प्लस जो है OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो वो बना लेगा H2O। और क्या बन जाएगा, देखिए जहां OH है वो तो OH ही रहेगा। और इससे हमें क्या कंफर्म करना है कि क्या उत्पाद बनेगा, चूंकि ये ओपी डायरेक्टिव है। ओपी डायरेक्टिव का मतलब आर्थो पैरा निर्देशक समूह है ये, यानी कि दो, एक उत्पाद बनेगा आर्थो का, दूसरा क्या बनेगा, पैरा का। तो सबसे पहले देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो यहाँ ये अपना चार्ज दे देगा किसको, हाइड्रोजन को। H प्लस निकलेगा, H प्लस किससे जुड़ जाएगा, OH माइनस से क्या बना लेगा, H2O। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। अब ये NO2 कहाँ जुड़ गया, इसके आर्थो पोजीशन पर NO2, इसके आर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ गया, NO2। ये बन गया आर्थो नाइट्रोफिनाल। देखिए एक तो बन गया, दूसरा पोजीशन क्या है,
यही जब पैरा पर अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस फ्री करेगा, OH माइनस ये जुड़ जाएगा, H2O बना लेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पैरा पोजीशन वाला, यानी कि पैरा पर NO2 जाके जुड़ जाएगा और जो OH है उसकी स्थिति सेम रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनाल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ओपी डायरेक्टिव है तो हमेशा दो उत्पाद बनाएगा, एक उत्पाद आर्थो का बनाएगा यानी कि आर्थो पर जुड़ेगा और दूसरा उत्पाद क्या बनाएगा, पैरा का। अब कैसे पहचानेंगे कि ओपी डायरेक्टिव है, देखिए अगर कोई बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ समूह है, जैसे मान लीजिए CH3 है या OH है और भी है CHO है, तो इस तरीके के आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का ग्रुप है, ओपी डायरेक्टिव है कि मेटा डायरेक्टिव है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इससे जोड़ दीजिए और तीनों हाइड्रोजन की पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की हाइड्रोजन से अधिक है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है इसकी तरफ खींचेगा, इसका बॉन्ड पेयर इधर, इसका बॉन्ड पेयर इधर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो ये अपने घनत्व को डाइजेस्ट करने के लिए वो बेंजीन रिंग को देने लगेगा, और अगर ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो हमेशा कैसा डायरेक्टिव होता है, ओपी डायरेक्टिव। और अगर ये इसी का उल्टा, अगर कोई परमाणु या समूह इससे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, जैसे NO2 समूह, ये अगर जुड़ेगा बेंजीन रिंग से तो बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को खींचेगा और ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये अपनी वैलेंसी को बराबर करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिव। तो इस प्रकार के समूह जो होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो ओपी डायरेक्टिव होते हैं, और जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं वो मेटा डायरेक्टिव होते हैं। तो देखिए जो OH समूह है इसको हम देख के ही पहचान जा रहे हैं ये कैसा है, ग्रुप है, ओपी डायरेक्टिव है, अर्थात इसके दो उत्पाद बनेंगे। देखिए एक बन गया आर्थो नाइट्रोफिनाल और दूसरा क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनाल। अब इसका बी पार्ट देखिए कि अगर इसको हम डायलूट के स्थान पर क्या कर दें, कंसंट्रेट कर दें, शांत कर दें, तब क्या बनेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया फिनाल, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको हम कर देते हैं क्या, कंसंट्रेट, ठीक है, नाम भी लिख देते हैं नाइट्रिक एसिड, और कैसा है, कंसंट्रेट है। ये क्या है, फिनाल है, फिनाल हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अब ये क्या बनाएगा, जितने भी आर्थो ग्रुप हैं, जितने भी पैरा ग्रुप हैं, सब का सब NO2 से ज्वाइंट हो जाएंगे। यहाँ पर OH लगा दीजिए, ये देखिए आर्थो पोजीशन है, एक NO2 यहाँ पर, ये आर्थो पोजीशन, एक NO2 यहाँ पर, ये पैरा पोजीशन है, एक NO2 यहाँ पर, और क्या निकल जाएगा, H2O3H2O। तो यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, और इसका सामान्य नाम अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड, सामान्य नाम इसका पिक्रिक अम्ल है और रासायनिक नाम इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो ये हो गया आपका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के दो पार्ट हैं, एक डाइल्यूट वाला और एक कंसंट्रेट वाला। अगर डाइल्यूट लेंगे आप तो आर्थो पैरा दो उत्पाद बनेंगे, और कंसंट्रेट लेंगे तो एक ही उत्पाद बनेगा, लेकिन जितने आर्थो और पैरा पोजीशन है वो सब किससे कवर्ड हो जाएंगे, NO2 के द्वारा, नाइट्रो समूह के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, सल्फोनीकरण। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन क्या होता है। अब एक आप पहले फिनाल ले लीजिए और इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। अगर आपको इसको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, यानी कि H प्लस OH माइनस और HSO3 प्लस, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SO3H
प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये सबसे पहले क्या करेगा, अटैक करेगा आर्थो पोजीशन पर, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और इसके दो उत्पाद बनेंगे। पहले ही बता चुके ये ओपी डायरेक्टिव है, तो ओपी डायरेक्टिव होने के कारण इसके दो उत्पाद बनेंगे, एक आर्थो पर लगेगा और दूसरा पैरा पर लगेगा। OH का कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस H2O, तो हो जाएगा आर्थो फिनाल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा पैराफिनाल सल्फोनिक एसिड, ये आपका बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, जैसे आप हाइड्रोजनीकरण करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं, वैसे सल्फोनिक, ये कॉमन रिएक्शन है, 3 ऐसे रिएक्शन है जो कि लगभग सबका सेम उत्पाद बना। अगर आपको पता चल गया कि बेंजीन रिंग से कैसा ग्रुप जुड़ा, ओपी डायरेक्टिव है कि मेटा डायरेक्टिव है, तो आप उत्पाद स्वयं बना सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, एक कॉमन सेंस में समझ लीजिए कि किसी भी एरोमेटिक रिंग में या किसी भी रिंग में, बेंजीन रिंग में एल्किल और एसिल, फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब किसी भी बेंजीन रिंग में या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में एल्किल यानी कि R ग्रुप और एसिल यानी कि RCO प्लस या CH3CO प्लस, एल्किल ग्रुप और एसिल ग्रुप का प्रवेश ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। और चूंकि यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है तो केवल एल्किल ग्रुप का योग होगा, अगर एसिटिलीकरण होता तो एसिल समूह का योग होता, CH3CO का योग होता है, लेकिन यहाँ पर केवल क्या है, एल्किलीकरण है, तो हम क्या करेंगे, केवल कैपिटल R का योग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये क्या है, आपका फिनाल है, ये एल्किलीकरण कराना है, तो कोई भी एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड या क्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ये सब ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा ग्रुप है ओपी डायरेक्टिव, आपको हम पहले बता चुके हैं, तो इसके दो उत्पाद बनेंगे आर्थो और पैरा। तो यहाँ पर देखिए आर्थो से यहाँ से H निकलेगा, तो ये अगर यहाँ पर H है, ये HCl के रूप में बाहर हो जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया आर्थो, देखिए आर्थो पर CH3 जुड़ा है, तो आर्थो फिनाल या H लिख सकते हैं, आर्थो मेथिल फिनाल, आर्थो मेथिल फिनाल, ये इसको क्या कर सकते हैं, पैरा मेथिल फिनाल। देखिए ये आर्थो पर जुड़ गया, ये पैरा पर जुड़ गया, तो आपको वही कंडीशन यहाँ पर होगी, जब यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से Cl- निकलेगा, HCl निकल जाएगा और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखिए एल्किलीकरण का मतलब क्या हुआ कि एल्किल समूह का योग हो रहा है, बेंजीन रिंग में किसका योग हो रहा है, एल्किल ग्रुप का। देखिए यहाँ पर भी CH3 का योग हुआ, यहाँ पर भी CH3 का योग हुआ और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दो उत्पाद बने, एक आर्थो और दूसरा पैरा। फिर आपको देखिए यहाँ पर जैसे ये नोट कर लीजिए, नोट में हम लिख सकते हैं इसको कि अगर एल्किल हैलाइड के स्थान पर हम कोई एल्कीन ले लें, जैसे ये हमने क्या लिया है, प्रोपीन लिया है, प्रोपीन 1 लिया है, और इसके बारे में आपको पता है ये क्या है, फिनाल है। फिनाल को हम प्रोपीन या कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, किसी भी एल्कीन के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो ये पूरा का पूरा समूह किसमें बदल जाता है, एल्किल ग्रुप में बदल जाता है। तो ये देखिए क्या बन गया, आर्थो आइसोप्रोपिल फिनाल, ये देखिए आइसोप्रोपिल हो गया और किस पर है, आर्थो पर है, और ये क्या है आपका पूरा फिनाल, तो आइसोप्रोपिल फिनाल, और ये क्या हो गया, पैरा आइसोप्रोपिल फिनाल। नेक्स्ट देखिए कोलवे अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी फिनाल के रिएक्शन प्रेजेंट टाइम में बताए जा रही है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कोलवे अभिक्रिया क्या होती है, ये तो कई बार नेमिंग, ये सब जितने भी नेमिंग रिएक्शन है नाम वाले, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे कि जाने की संभावना मैक्सिमम है। ये देखिए कोलवे अभिक्रिया किसे कहेंगे, हमने सबसे पहले फिनाल का क्या ले लिया, उसका सोडियम लवण ले लिया, जो कि क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनेगा, आप सोडियम धातु से गर्म कर दीजिए या NaOH के साथ क्रिया करा दीजिए, आपको फिनाल से तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिनाल का साल्ट ले लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड और CO2 के साथ
140 अंश सेल्सियस ताप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 140 अंश सेल्सियस ताप। और वायुमंडलीय दाब कितना है? 1.5 एटीएम। एटीएम का मतलब ऑटो टेलर मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब क्या है? वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना है? 1.5। अब ये बन गया सैलिसिलिक एसिड का साल्ट, सैलिसिलिक एसिड का साल्ट बन गया। तो इसमें हम क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिया, कुल क्रिया। और ये इसका अणुसूत्र भी कई बार पूछा गया, सैलिसिलिक एसिड का अणुसूत्र फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। तो ये सैलिसिलिक अम्ल है, इसका अणुसूत्र याद रखिएगा। फिर रीमन टाइमैन क्रिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रीमन टाइमैन क्रिया। ये देखिए क्या होता है, ये आपका फिनाल, फिनाल को हमने किसके साथ गर्म किया? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किए, किसकी उपस्थित में? जलीय KOH, या इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं? NaOH भी ले सकते हैं, जलीय NaOH। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होगा क्या कि जो क्लोरोफॉर्म था वो यहाँ से एक H लेकर HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, क्या बचेगा? CHCl2, और ये CHCl2 आठों पोजीशन पर जुड़ गया। अब इसके स्थान पर देखिए हम एक्वस KOH या एक्वस NaOH ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि Cl को OH के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि OH माइनस जो है यहाँ से Cl को रिमूव कर देगा। तो 2 OH लगेंगे यहाँ पर 2 Cl को रिमूव करने के लिए, देखिए लग गए। अब एक ही कार्बन पर 2 OH समूह कभी भी नहीं रह सकते, ये आपस में रीअरेंजमेंट करेंगे और यहाँ से H2O निकाल देंगे। H2O निकालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में, और जिसको हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड, 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 ये बदल जाएगा सैलिसिल्डिहाइड में। तो ये रीमन टीमन अपक्रिया का या रीमन टाइमन अपक्रिया का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सैलिसिल्डिहाइड। और कोल्वे अपक्रिया का क्या प्रोडक्ट है? सैलिसिलिक एसिड। दोनों में अंतर क्या है? केवल एक ग्रुप का अंतर है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है रीमन टाइमन में, और इसमें कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है और इसमें सैलिसिल्डिहाइड है। अब देखिए एक थोड़ा सा नोट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें तो ये डायरेक्ट कौन सा उत्पाद बना देगा? सैलिसिलिक एसिड, जो बाकी देखिए कोल्वे अपक्रिया का मेन प्रोडक्ट था। वही चीज हमें फिर प्राप्त हो जाएगी कब? जब हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर क्या ले लेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।